हाय गाइस, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें हम कवर कर रहे होंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन वाला पार्ट। और इसको मैं जो नाइन्थ क्लास से रिलेट होगा उससे भी बताऊंगा, और जो थोड़ा आगे से होगा लेकिन इस पार्ट में हमको पढ़ना जरूरी है, मैं वो भी आपको रिलेट करके बताऊंगा। तो इसमें हम फ्रेंच वाला पूरा पार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 17, ये आप डेट याद रख लीजिएगा, 1789। ओके, 1789, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1789 में क्या हुआ, पहला एक्सप्रेशन जो है नेशनलिज्म का आना स्टार्ट हुआ। इट वाज फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर एब्सोल्यूट मोनार्च। तो वो ये जो था पूरा तरह से मोनार्ची के अंदर था, मतलब कि राजशाही तंत्र जो होता है उसके अंदर था 1789 तक। लेकिन तब क्या हुआ था, नेशनलिज्म का जो भावना है वो राइज होने लगा था, और इसका फीलिंग जो है आने लगा था एक दूसरे में। ओके, और नाइन्थ क्लास से अगर मैं रिलेट करूँ तो वो क्या था वहाँ पे कि 1789 में क्या हो रहा था, 1789 में रिवोल्यूशन हो रहा था, मतलब कि स्टार्ट हुआ था। और 1791 में जो है वहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार मोनार्की आई थी। ये तो क्या हुआ था 1789 जी, इसमें कि जो कि आपको टेंथ क्लास में भी दिया हुआ है। और 1791 ये कब हुआ था, ये नाइन्थ क्लास में दिया हुआ था कि इस टाइम पे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वीकार किया गया था, जो वो मोनार्चियल किंग था उसके द्वारा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 से क्या हुआ था, नेशनलिज्म का भावना आना स्टार्ट हुआ था। इट वाज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। ये फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था अंडर एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि ये यूनिफाइड करने का इसको जरूरत नहीं था, ये पहले से यूनिफाइड था। एक जैसे कि इंडिया जैसा राज्य, जैसे नेशन था ना इंडिया, जैसे पहले क्या था, इंडिया एक पूरा फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। तो वैसे ही ये सिर्फ क्या था, ये ब्रिटिश शासन के अंदर था, और वो क्या था, वो अब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था। तो क्या था, फुल फ्ले स्टेटियल स्टेट था अब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आना स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, तो उसके कारण हुआ क्या था कि सोवेरेंटी मतलब कि पावर, सोवेरेंटी मतलब पावर या इंडिपेंडेंसी, सोवेरेंटी मतलब पावर या इंडिपेंडेंसी जो है वो मोनार्की से कहाँ चला गया, एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास। तो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स कौन था, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स आप ये समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, नाइन्थ क्लास से रिलेट कीजिए कि नाइन्थ क्लास में आपको बताया गया था कि वहाँ पे क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट के फॉर्म जैसा बनना स्टार्ट हुआ था। तो उन्हीं के पास क्या हुआ गया था, उन्हीं के पास पावर चला गया था, कि एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास पावर चला गया था। और वो जो रिवोल्यूशन हो रहा था उस समय, उसमें कहा गया था कि अब से जो है पीपुल ही होगा, इट वॉज पीपुल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इज डेस्टिनी, जो कि देश को बनाएगा और इसके भाग्य का निर्माण करेगा, मतलब कि देश का निर्माण करेगा और इसके भाग्य को बनाएगा। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो वो इसको अब इंडिया से रिलेट कीजिए कि यहाँ भी जब गांधी जी आए थे तो इन्होंने पहले क्या किया था, उन्होंने पहले यूनाइट करने का कोशिश किया था। ओके, तो वहाँ भी जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने भी बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस शुरुआत से ही लेना स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत से ही बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है क्रिएट हो सके, मतलब कि सब में क्या हो सके, यूनिटी आ सके। अब यूनिटी लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ओके, ये क्वेश्चन कॉमन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने क्या क्या किया था, द आइडियाज ऑफ लापित्रे, लापित्रे मीन्स द फादरलैंड एंड ले सिटियोन मीन्स द सिटीजन, emphasize the notion of unified community enjoying equal right under the constitution। तो एक नोशन लाया गया, एक नोशन का मीन्स आप लोग देख सकते हैं, नोशन का मीन्स होता है धारणा। ओके, मैं आपको लिख के बताता हूँ, नोशन का मीन्स होता है धारणा। तो वहाँ पे एक धारणा या फिर समझ सकते हैं कि एक सोच, तो वहाँ पे एक सोच को जो है मतलब कि ये पीपुल में, मतलब कि ये जो वहाँ का सिटीजन था वहाँ फैलाया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, द फादरलैंड मतलब कि देश जो है हमारा पिता पितृ देश है, और हम जो है इसके ये बच्चे के समान सिटीजन है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल राइट इंजॉय करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और एक फ्रेंच फ्लैग को बनाया गया फॉर्मल स्टैंडर्ड जो है उसको रिप्लेस करके। आप लोग यहाँ भी अगर देखे होंगे कि अगर कोई युद्ध हुआ है आप लोग बहुत सारे एनिमेशन फिल्म्स या फिर ये बहुत सारे ये बॉलीवुड के भी ये जो वो पुराने सीन्स दिखाते हैं, तो वहाँ हर मोनार्की जो लड़ रहा होता है उसका क्या होता है, अपना एक फ्लैग होता है, उसका अपना एक फ्लैग होता है, एक फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड होता है, उसको हटा के एक कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए एक कॉमन क्या लाया गया, एक कॉमन फ्लैग लाया गया, एक कॉमन फ्लैग लाया गया जो कि क्या था, ट्री कलर था, ट्री कलर था। ओके, ट्री कलर। तो एक कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए एक कॉमन फ्लैग लाया गया, ट्री कलर। और द स्टेट जनरल्स इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स रीनेम्ड नेशनल असेंबली। और जो ई स्टेट जनरल्स जो चुने जाते थे, जो उच्च पद पर बैठते थे, उन्होंने वो किसके द्वारा चुने जाने लगे, वो जो एक्टिव सिटीजन्स थे फ्रांस के, उनके द्वारा चुने जाने लगे, और नेशनल असेंबली का नाम बदल के रख दिया गया। ओके, न्यू हेम्स वेर कंपोज ऑथ स्टेके एंड मेट्रियार्ड्स कमेमोरेटेड एंड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो नया हिम्स बनाया गया, हिम्स मतलब कि होता है गॉन, राष्ट्रगण बनाया गया नया।
ओथ्स लिया गया, शपथ लिया गया, मैट्रियार्क्स कमेमोरेटेड, शहीदी दिवस बनाया गया, और सब किसके नाम पे किया गया, सब किसके नाम पे किया गया, सब किया गया देश के नाम पे, ताकि क्या हो, कॉमन आइडेंटिटी प्रमोट हो। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुट इन प्लेस, इट फॉर्मुलेटेड लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन टेरिटरीज। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि वो क्या करे, वो जितना भी लॉज बनाए सब के लिए कॉमन बनाए, जितना भी टेरिटरीज में सिटीजन्स है वो सब के लिए कॉमन हो। क्योंकि हमने क्या, सिविक्स, अगर मैं सिविक्स का एग्जांपल दूं आपको, तो सिविक्स में आपने श्रीलंका का देखा होगा। श्रीलंका में क्या हुआ था कि एक कम्युनिटी के लिए अलग रूल बनता था और दूसरे कम्युनिटी के लिए अलग रूल बनता था। लेकिन यहाँ ऐसा ना हो, मतलब कि यहाँ हिस्ट्री से है, लेकिन हम यहाँ से रिलेट करके समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया ताकि जो भी लॉज बने वो सभी के लिए इक्वल हो, सभी के लिए इक्वल हो, जितना भी टेरिटरीज में लोग रहते हैं सभी के लिए इक्वल हो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज आर एबोलिश्ड। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज लगता था, मतलब कि एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाने के लिए भी क्या लगता था, इंटरनल ड्यूज लगता था। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटा टेरिटरी है, ये एक बड़ा टेरिटरी है, ओके, या फिर ये बीच में दो और टेरिटरी है, ओके, और यहाँ पे एक और टेरिटरी है। तो अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी क्या, हर एक स्टेप पे टैक्स लग रहा है, ओके, हर एक स्टेप पे टैक्स लग रहा है। लेकिन अब इन्होंने क्या क्या, अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा क्या हो गया, अब ये पूरा एक हो गया, ये पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट था ये सब क्या हो गया, अब ये सब जितना भी था ये सब पूरा एक हो गया, ये सब जितना भी था अब ये एक हो गया। अब इतना पूरा में कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो ये तो अच्छा बात हुआ, इससे क्या होगा, ट्रेड प्रमोट होगा। तो ये पूरा क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। मतलब कि सेम एक नेशन, पहले क्या था, पहले हर एक टेरिटरी में अलग अलग राजा, लेकिन इन अब जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो यूनिफॉर्म किया गया था, उससे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो लगता था वो अबलिश हो गया, और जो सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था वो एक यूनिफॉर्म अडॉप्ट किया गया। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक टेरिटरी, मैं आपको फिर से वही एग्जांपल देता हूँ, एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ का आप मान लीजिए अगर कोई 1 किलोग्राम बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इस टेरिटरी में हो सकता है कोई बोल दे कि 800 ग्राम बराबर ही 1 किलो होता है। लेकिन क्या होगा, दोनों में तो 1 किलो का सेम टैक्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, ऐसे ट्रेड करने वालों को मुश्किल होगा कि यहाँ पे कम देना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए ये जो यूनिफॉर्म सिस्टम और मेजर है वो अडॉप्ट किया गया, और जो रीजनल डायलेक्ट है उसको डिस्करेज किया गया, क्योंकि फ्रेंच का जो लैंग्वेज है उसका बहुत सारा रीजनल डायलेक्ट था, तो उसको डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच लैंग्वेज को जो है प्रमोट किया गया, क्योंकि वो जो है पेरिस में बोला जाता था, और इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज भी बन गया पूरे नेशन का। अब रिवोल्यूशनरीज जो था, जो फ्रांस का था, अब मतलब कि आप समझ लीजिए, अब मैं यहाँ से कनेक्शन देता हूँ, यहाँ से आपको दूसरे पार्ट में लेके गया है कि अब क्या हुआ था कि अब जो है इन लोगों को मोनार्ची आ गया था, तब ना ये लोग अपना डिक्लेयर करेगा या कुछ भी करेगा, तो मोनार्ची जो है मोनार्ची चला गया था, तो इन लोगों का क्या आ गया था, इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, लेकिन ये बहुत दिनों तक रहा नहीं था। लेकिन जितने दिनों तक रहा था वो उन लोगों ने क्या क्या बहुत अच्छे से करने का कोशिश किया था, बहुत अच्छे से संभालने का कोशिश किया था। तो इन लोगों ने बोला क्या था, इन लोगों ने बोला था, रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये हमारा मिशन है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रेंच नेशन का जो है भाग है, मतलब कि भाग्य है। इन लोगों ने ये ऐसा बोला था कि ये हमारा मिशन है, या फिर हम लोगों का भाग्य है कि हम जो यूरोप के बाकी लोग हैं उनको तानाशाही से आज़ाद करने में मदद करेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम जो है यूरोप के बाकी लोगों को नेशंस फॉर्म करने में मदद करेंगे। और ऐसा न्यूज़ जब फैला द न्यूज़ ऑफ इवेंट, मतलब ये जो इवेंट हुआ था फ्रांस में, ये जब बाकी ये जो यूरोप है वहाँ के मिडिल क्लास या फिर स्टूडेंट्स के पास जब पहुँचा, तो उन लोगों ने क्या किया, जैकोबिन्स क्लब फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैकोबिन क्लब फॉर्म करने से क्या हुआ कि इन लोगों का एक्टिविटीज़ जो था वो वे प्रिपेयर कर रहा था फ्रेंच आर्मीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा था वे, कि फ्रेंच आर्मी जो है नेशनलिज्म का आइडिया लेके जाने लगा था दूसरे नेशंस में, जैसे कि हॉलैंड में गया, बेल्जियम में गया, और यहाँ स्विट्जरलैंड होगा, तो स्विट्जरलैंड में गया, और बहुत सारा इटली के पार्ट में गया। कब गया, 1790s में क्या किया, पहले तो इन लोगों ने मैं आपको रिलेशन देता हूँ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहला नेशनलिज्म का जो भावना है वो आया, उसके बाद बहुत सारा स्टेप्स और मेजर्स लिया था, उसके बारे में बताया। उसके बाद बता रहा है डायरेक्ट क्या, कि उसके बाद अब हम लोग को ये समझना है कि अब आ गया, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, 1791 आ गया। तो 1790s यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1790s में क्या हुआ, इन लोगों ने फिर डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन या फिर डेस्टिनी है कि हम बाकी जो यूरोप है वहाँ के लोगों को मदद करेंगे नेशंस फॉर्म करने में। ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ बाकी यूरोप में फैला, और वहाँ के जो वो मिडिल क्लास स्टूडेंट या फिर अदर मेंबर जो है वो क्या किए, जैकोबिन क्लब फॉर्म किया। तो उन लोगों का एक्टिविटीज़ क्या कर रहा था, फ्रेंच आर्मीज़ के लिए रास्ता बना रहा था,
फ्रेंच आर्मीज़ कहाँ-कहाँ गया था, हॉलैंड गया था, बेल्जियम गया था, स्विट्ज़रलैंड गया था और बहुत सारा इटली। इटली का बहुत सारा पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो इटली था वो यूनिफ़ाई नहीं था। एक इटली जो अभी हम देखते हैं वैसा एक इटली नहीं था, बहुत सारे टेरिटरीज़ में बँटा हुआ था। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मच ऑफ इटली, मतलब कि इटली के बहुत सारे पार्ट्स में गया था। कब गया था? 1790s में। अब चूँकि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वार्स, मतलब कि रिवॉल्यूशनरी वार जो है स्टार्ट हो गया था, तो फ्रेंच आर्मी जो है अपना आइडिया, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो क्या करने लगा, वो विदेश लेके जाने लगा, मतलब कि अब्रॉड लेके जाने लगा, एक नेशन से दूसरे नेशन लेके जाने लगा। तब नेशन तो नहीं था लेकिन टेरिटरी, तो अपने फ्रांस से निकल के बाकी टेरिटरीज में लेके जाने लगा। 1791 फ्रेंच इंडिपेंडेंट, बट इन 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वार्स बिगिन। तो 1791 में क्या हुआ था? फ्रेंच इंडिपेंडेंट हो गया, मैंने आपको पहले बताया 1791 में फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया। और 1797 में लेकिन क्या हुआ था? नेपोलियन का एंट्री हो गया। यहाँ क्या होने लगा था कि नेपोलियन जो है इटली पर हमला कर दिया था और नेपोलियनिक वार जो है बिगिन हो गया था। तो 1797 में उन्होंने क्या किया था? नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था, लेकिन 1799 तक इन्होंने पूरा फ्रांस को अपना कब्जा में ले लिया। तो इसका स्पीड देख रहे हो आप लोग। उसके बाद फ्रांस जो है किसके अंडर चला गया? नेपोलियन के अंडर चला गया। तो इसने क्या किया? डेमोक्रेसी तो इसने ये जो आई थी 1791 में, जो डेमोक्रेसी फ्रांस के लोगों को मिली थी, वो तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आया था, जिसके कारण कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रेशनल या फिर इफिशियंट हो गया। ओके, तो इन्होंने क्या लेके आया था? तो इन्होंने 1804 में एक नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड लाया था। नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड में था क्या? नेपोलियनिक और सिविल कोड में ये था कि ये जो भी बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी वो हटा दी गई। बर्थ प्रिविलेजेस, अब मैं फिर से कनेक्शन देता हूँ, बर्थ प्रिविलेजेस मिलती किसको थी? बर्थ प्रिविलेजेस पहले मिलती थी ये उन लोगों को जो कि राजा से बिलोंग करते हैं, मतलब मिनिस्ट्री से जो बिलोंग करते थे, जो मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, या फिर जो चर्च से बिलोंग करते थे, जो चर्च से बिलोंग करते थे, उन लोगों को क्या मिलता था? बर्थ प्रिविलेजेस मिलता था। तो लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? इन सबको हटा दिया। इन्होंने एस्टैब्लिश किया क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इन्होंने सभी को राइट टू प्रॉपर्टी दिया। इन कन्क्वर्ड टेरिटरी सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इन्होंने जिन जहाँ जहाँ इन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा था, जिन जिन इन जगहों पे, जैसे डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में तो सबसे पहले किया था। तो यहाँ इन्होंने क्या करने लगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड डिविजन्स था और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन जगहों का वो अच्छा हो जाए। और क्या क्या? फेडरल सिस्टम अबोलिश कर दिया। तो फेडरल सिस्टम है क्या? फेडरल सिस्टम वो था जिसे क्या करता था, बड़ा बड़ा जो जमींदार होता था, वो लोग क्या करते थे? बहुत बड़ा बड़ा जो जमींदार होते थे, बहुत बड़ा बड़ा जमींदार, वो लोग, मान लीजिए ये बहुत बड़ा जमींदार है, ये जो छोटा जमींदार है या फिर जो छोटा किसान जो है, इसको लैंड देता था, इससे बहुत ज़्यादा पैसा लेता था, और जो बहुत छोटा है उन लोग को क्या करता था? अपने अंडर रख लेता था और सर्फडम में खटाता था। सर्फडम में खटाने का मतलब ये हुआ कि सर्फडम में ये सिर्फ खाने के लिए पैसा देता था या फिर खाना देता था उन लोगों को, और कुछ नहीं देता था। जैसे कि दास बना के रखा था, अपना गुलाम बना के रखा था, वैसे उसी को क्या बोलता है? फेडरल सिस्टम बोला जाता है। तो उन्होंने वो क्या किया? एबोलिश कर दिया और पीजेंट्स को जो है सर्फडम और माइनरियल ड्यूज से हटा दिया। सर्फडम मैंने वही बताया कि ये क्या अपना गुलाम बना के जो रखता था, और माइनरियल ड्यूज का मतलब कि ये जो ज़मीन देने पे जो वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, वो हटा दिया। और क्या किया? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स, गिल्ड मतलब होता है कि जो ट्रेडर्स का ग्रुप जो होता है उसको गिल्ड बोला जाता है। तो एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगता था उसको हटा दिया। और क्या किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या किया? बहुत इंप्रूव किया। ओके, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो पीजेंट्स आर्टिसियंस वर्कर्स न्यू फाउंड फ्रीडम। तो पीजेंट आर्टिसियंस और वर्कर्स जो था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग को नया फ्रीडम मिल गया है। इन लोग को ऐसा लगने लगा था कि हम लोग को नया फ्रीडम मिल गया है। और बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो था, उन लोगों को तो ऐसा लगने लगा था कि अब जो है हमारा जो मूवमेंट है, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर जो मूवमेंट जो हम लोग करते हैं, वो क्या होगा? एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत आसान हो जाएगा और हम लोग को इससे बहुत फायदा आएगा होगा। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि शुरुआत में जो है सब नेपोलियन के साथ थे, जो नेपोलियन करता था सब उसकी वाहवाही करते थे। लेकिन ये जो वो 1804 में लेके आया था नेपोलियनिक कोड 1804 में, इसका कुछ लिमिटेशंस भी था। अब लिमिटेशंस क्या था? अब हम लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने पहले क्या किया था? कि इन्होंने इंक्रीज टैक्सेशन, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया। ओके, और सेंसरशिप लगा दिया। टैक्सेस बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन किस लिए कर रहे थे? तो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाकी जो यूरोप के एरियाज था, ये लोग उसको भी कन्क्वर करना चाहते थे। तो क्या क्या किया? कि भले ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया या फिर ये प्रमोट किया, लेकिन क्या किया?
हाँ, ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा हुआ था, नॉर्मल इंसान को भी बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन फ़ायदा किस लिए? अगर वो उतना कमा रहा है तो आपने तो टैक्स भी बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, अब कोई भी बुक हो, प्ले हो या कहीं भी कुछ भी, इन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं दी जा सकती थी बिन इनके परमिशन के। ये जो बोलते थे, ये सबको वो लिखना पड़ता था, वो छापना पड़ता था। मतलब कि एक तरह से पूरा इन्होंने क्या किया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था सबको, और क्या कर रहे थे, फोर्स कंस्क्रिप्शन कर रहे थे। फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे। अब भर्ती क्यों कर रहे थे? तो इसलिए कर रहे थे कि इन्होंने तो छोटा-छोटा पार्ट्स जो था, जैसे कि इटली हो गया, या फिर ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो स्विट्ज़रलैंड, इटली तो उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उन लोगों को वो क्या-क्या इन्होंने कन्क्वर कर लिया, लेकिन ये जो बाकी यूरोप है उसको भी कन्क्वर करना चाहते थे, इसलिए फोर्स कंस्क्रिप्शन कर रहे थे। और अगर 3 मार्क्स में आए तो आप इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, और अगर एक एक्स्ट्रा मार्क अगर 4 मार्क का रहेगा तो ये एक जगह छुपा के दिया हुआ है, लेकिन मैं वहाँ से ये आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरे पेजेस में दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक नेपोलियन का जो वो नेपोलियनिक कोड था उसका लिमिटेशन ही है। क्या है कि नो राइट फॉर वुमेन, इन्होंने वुमेन को कोई राइट नहीं दिया, और उन लोगों को क्या दिखाया, अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उन लोगों को अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड दिखाया। उन लोगों को कोई राइट दिया ही नहीं, उन लोगों को क्या, उन लोगों को ऐसे दिखाया गया जैसे कि वो क्या हो, फादर और हस्बैंड का अथॉरिटी हो, उन लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया। अब इसका रिएक्शन क्या था, अब हम रिएक्शन देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या हुआ था, इन जो लिमिटेशंस था, इसका लिमिटेशंस का रिएक्शन क्या हुआ था। तो हुआ क्या था कि इन कन्क्वर्ड एरियाज रिएक्शन मिक्स्ड, मतलब कि जो एरिया इन लोगों ने कन्क्वर्ड करके रखा था वहाँ पे तो रिएक्शन मिक्स्ड, मतलब कि कोई पता नहीं चल रहा था कि ये सपोर्ट में है या फिर ये विरोध में है। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चल रहा था, सब कोई विरोध में था, कोई सपोर्ट में था। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो इनिशियली हुआ था, मतलब कि शुरुआत में जब आया था नेपोलियन, तो हार्वी फ्रेंच आर्मी जो क्या कर रहा था, नेशनलिज्म अपना आइडिया जो है बाकी जगह लेके जा रहा था, तो तब उन लोगों को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह वेलकम किया जा रहा था। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी मतलब कि एक तरह से मसीहा, आज़ादी का मसीहा ऐसे बोल सकते हैं आप, आज़ादी के मसीहा के रूप में क्या कर रहा था, उन लोग को वेलकम किया जा रहा था। लेकिन जो शुरुआती इंथुसियाज्म था, मतलब कि शुरुआती उत्साह जो था, वो बहुत बहुत जल्द ही क्या हुआ, हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। हॉस्टिलिटी मतलब कि होता है कि विरोध, विरोध में टर्न हो गया, मतलब कि ये जो शुरुआत में लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या करने लगा, विरोध करने लगा। तो इनिशियल इंथुसियाज्म जो था वो किसमें टर्न हो गया, हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। ओके, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि इनिशियल इंथुसियाज्म जो है हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब जो है लोगों को क्लियर हो गया था कि कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। इतनी चीज़ें तो दे रहा है नेपोलियन, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहा है, और ना ही सेंसरशिप से हम लोगों को हटा रहा है, मतलब कि ना ही हम लोग को सेंसरशिप से आज़ाद किया और ना ही पॉलिटिकल फ्रीडम दिया, तो हम लोग को कोई फ्रीडम है ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर दिया और क्या किया, इसीलिए इसका विरोध होने लगा था। और ऑल सीम टू आउटवेज द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जो लिमिटेशंस जो भी है, ये जो लिमिटेशंस आप लोग देखे थे, ये जो लिमिटेशंस था, इतना जो लिमिटेशंस था आप लोगों ने देखा था, ये जो भी है, इन ये इतना लिमिटेशंस जो है, सिर्फ 4 लिमिटेशंस जो है, इतना 8 या फिर 9 जो एडवांटेजेस था उस पे भारी पड़ गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है कोई भी कमाल नहीं दिखा पाया, और सब क्या हुए गए, इसके विरोध में आ गए। ठीक है, अब इसके आगे का स्टोरी आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ तक ही है। लेकिन इससे मैं आपको आगे रिलेशन है इसलिए थोड़ा सा और बताता हूँ कि एट अब मैं पहले आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ कि 1789 में क्या हुआ, पहला नेशनलिज्म का भावना आया। फिर क्या हुआ 1791 में, जो है 1791 में वहाँ पे क्या हुआ था, मोनार्की हट गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। लेकिन 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन आ गया। ठीक है, नेपोलियन आया, उसके बाद 1804 में क्या हुआ, नेपोलियनिक कोड या फिर बोल सकते हैं सिविल कोड लाया। ओके, इतना हो गया। अब इतना उसके बाद क्या है, आपको लिमिटेशन बताया है, और उसका एडवांटेजेस बताया है, और बताया, इतना में छोड़ दिया। लेकिन इससे आगे ये हुआ था कि 1814 से 1815 तक नेपोलियन का फॉल स्टार्ट हो गया था, मतलब कि उसका जो वो बुरा दिन है वो स्टार्ट हो गया था। और वो क्या किया था, अब वॉर कर लिया था, किसके साथ वॉर किया था, प्रेब कंट्रीज़ के साथ। प्रेब कंट्रीज़ कौन थे, मतलब कि पर्सिया, प्रेब कंट्रीज़ मतलब पर्सिया, पी से पर्सिया, आर से रसिया, और ए से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, और बी से ब्रिटेन। ओके, तो प्रेब कंट्रीज के साथ उसने क्या किया, युद्ध किया। युद्ध करने से क्या हुआ, जब आप एक अकेला 4 कंट्रीज से युद्ध कीजिएगा तो क्या होगा, हारना तय था, इसलिए वो हार गया, नेपोलियन डिफीटेड। और इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेना हुआ। ट्रीटी ऑफ वेना इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेना पे क्या हुआ, वेना जगह है एक, वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रीटी मतलब कि समझौता साइन हुआ। और समझौता में हुआ क्या था, समझौता में ये हुआ था कि बर्बन डायनेस्टी को, जो कि 1799 में उखाड़ के फेंक दिया गया था वहाँ के रिवोल्यूशनरीज द्वारा, सॉरी 1791 में उखाड़ के फेंक दिया गया था वहाँ के रिवोल्यूशनरीज द्वारा 1791 में। और 1799 में फिर आके उस डेमोक्रेसी को कौन किया था, नेपोलियन बर्बाद कर दिया था। तो वो जो 17
1791 वाला जो वो फ्रीडम है, जो वहाँ का रिवोल्यूशनरीज किया था कि ये बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया था, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। और जितना भी कन्क्वर्ड किया था वो टेरिटरी जो भी कन्क्वर्ड किया था, या फिर ये पहले से जो रिवोल्यूशनरीज आया था तो उसके बाद किया था, या फिर नेपोलियन जो किया था, तो जितना भी कन्क्वर्ड किया था टेरिटरी सब वापस ले लिया। लेकिन नेपोलियन जो है कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, इसके बारे में अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। कि एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसको क्या किया गया, उसको टच नहीं किया गया। और ये जो ट्रीटी ऑफ वेना में जो होस्ट किया गया था, मतलब कि जिसके द्वारा बुलाया गया था, वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा बुलाया गया था। तो ओके गाइस, अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। आप प्रो स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बाकी के पार्ट्स भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में।